नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला, जेसीओ समेत सेना के 5 जवान हुए शहीद। सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। साइबर क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है। पूर्वी लद्दाख में बढ़ सकता है टकराव, भारत के सुझावों को मानने से चीन ने किया इंकार। 13वें दौर की वार्ता में नहीं निकला कोई समाधान। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने म्यांमार की सेना को रिमोट कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम और गन माउंट ऑप्टिकल डिवाइस का एक्सपोर्ट किया है। एक बार फिर से भारतीय सेना ने धनुष हविजर को खरीदने से किया मना। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो 13वें दौर की बैठक को लेकर आ रही है, जो कि भारत और चाइना के बीच में हुई थी चुशुल मोल्डो में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना एक बार फिर से भारत पर ही आरोप मंडता हुआ नजर आ रहा है और ये जो 13वें दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही और इस बातचीत में भी विवाद वाले इलाकों पर कोई हल नहीं निकल पाया। चीन की सेना के साथ 8.5 घंटे तक ये 13वें दौर की बातचीत चली है। भारतीय सेना ने कहा कि इस बैठक में बाकी के क्षेत्रों के मुद्दों के समाधान के लिए चीन भारतीय सेना के द्वारा दिए गए जो भी सुझाव हैं उन पर सहमत नहीं हुआ है और इसीलिए ये बैठक बेनतीजा निकली। हालांकि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और संवाद कायम करने पर सहमत हुए हैं। चीन ने कहा कि भारत स्थिति का गलत आकलन करने के बजाय इस वार्ता को मुकाम तक पहुंचाए। वहीं भारतीय सेना का भी कहना है कि चीन के सामने सकारात्मक सलाह रखी गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अभी इसी हफ्ते में कहा था कि चीन ने एलएसी पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब सर्दी में भी वो लोग पीछे नहीं हटने वाले। साथ ही आगे उन्होंने बताया था कि चीन की सेना जब तक पीछे नहीं हटेगी तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन भारत ने भी यहाँ पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब तक तीनों ठिकानों के समाधान नहीं हो जाते तब तक द्विपक्षीय संबंध मजबूत नहीं हो पाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तनातनी इस साल भी बनी रहने वाली है एलएसी पर। रूस ने अपने SU-57 को और ज्यादा घातक बना दिया है। रशिया जो कि SU-57 की पेशकश भारत को कर चुका है FGFA प्रोग्राम के तहत, लेकिन भारत ने इससे अपने कदम वापस खींच लिए। लेकिन अब रशिया इस फाइटर जेट को और अधिक उन्नत बना रहा है और अभी भी रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए दरवाजे खुले हैं SU-57 के लिए। आपको बता दें कि रशियन टेक्टिकल मिसाइल वेपन कॉर्पोरेशन ने मैक 8+ की हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज मिसाइल को तैयार किया है SU-57 के लिए, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल होने वाली है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर होगी, यानी कि 110 किलोमीटर की रेंज होने वाली है और इस मिसाइल को कोई भी मॉडर्न एयर डिफेंस पकड़ नहीं सकता है। SU-57 जो कि मैक 2 की स्पीड से क्रूज कर सकता है और वो भी बिना आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल के, और SU-57 सबसोनिक स्पीड के साथ इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। यानी कि एक बार फिर से रशिया ने पिच किया है भारत को, क्योंकि अब उसने इसमें मैक 8+ की हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज मिसाइल को लगाने का काम शुरू कर दिया है। भारत की BEL ने म्यांमार की सेना को रिमोट कंट्रोल एयर डिफेंस स्टेशन के साथ साथ गन माउंट ऑप्टिकल डिवाइस भी एक्सपोर्ट किया है। कहा जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट $600,000 का है और फ्यूचर में यानी कि भविष्य में और भी डील म्यांमार के साथ की जा सकती है और ये आगे बढ़ेगी ही। BEL पहले से ही म्यांमार को मल्टीपल शिपमेंट्स करता है, जिसमें कि कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, रडार वीडियो एक्सट्रैक्टर रिसीवर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्राफिक प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन, हार्डवेयर, सर्वर स्टोरेज और बैटरीज का। हालांकि दोस्तों, म्यांमार में अभी भी सेना के हाथ में सब कुछ है और ऐसे में उनकी सेना अपने आप को अपग्रेड कर रही है और भारत से ही डिफेंस सिस्टम उसको एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि निर्यात किए जा रहे हैं। हालांकि अब वक्त आ चुका है कि म्यांमार की सेना से भारत बात करके वहां पर लोकतंत्र को वापस बहाल करे। भारतीय सेना ने एक बार फिर से धनुष हविजर को खरीदने से मना कर दिया है, जिसका कारण इसकी क्वालिटी और इसकी कुछ कमियां हैं, जिसे कि भारतीय सेना ने ट्रायल्स के दौरान परखा था, जिसमें कि 15 गन्स का ट्रायल भारतीय सेना की ओर से किया गया था और भारतीय सेना ने कई सारे मुद्दे उठाए, खासकर कि हाइड्रोलिक साइट और इन्हें माउंट करने के मुद्दे। यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी की एक जॉइंट टीम ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से कहा कि वो जल्द से जल्द इस तरीके के मुद्दों को दूर करें। साथ ही अगर ये मुद्दे दूर हो जाते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक फ्रेश टेंडर मिलेगा धनुष हविजर का, जो कि 2022 के मध्य तक मिल सकता है। भारत ने US डिफेंस पॉलिसी ग्रुपिंग वाशिंगटन के साथ मुलाकात की है, जिसमें कि दोनों ही देश एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बनाने में साथ में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका और भारत ने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करने पर भी सहमति व्यक्त की है, ताकि एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाया जा सके डिफेंस इंडस्ट्री में। साथ ही को डेवलपमेंट यानी कि हथियारों का साथ में विकास करना और को प्रोडक्शन किया जा सके। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 7 नई रक्षा कंपनियों का गठन कर चुका है और 15 अक्टूबर को
एक मुख्य कार्यक्रम होने वाला है जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कंपनियां मौजूदा 41 यानी कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मिलकर बनाई गई हैं। साथ ही नई कंपनियां 100% सरकारी होंगी, लेकिन ये कॉर्पोरेट की तर्ज पर कार्य करेंगी। सरकार का मानना है कि नई कंपनियों के गठन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो परंपरागत स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा और नई कंपनियां मौजूदा जरूरतों के अनुसार पेशेवर रूप से यानी कि प्रोफेशनल रूप से कार्य कर सकेंगी। आपको बता दें कि ये जो 7 कॉर्पोरेट रक्षा कंपनियां 15 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगी, उनमें एक कंपनी पूरी तरह से गोला बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री बनाने के कार्य से जुड़ी होगी। इसे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड नाम दिया गया है। दूसरी कंपनी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड वाहनों के निर्माण जैसे कि टैंक, लड़ाकू वाहन, सुरंगरोधी वाहन आदि बनाने का कार्य करेगी। तीसरी कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड अलग अलग किस्म के हथियारों का निर्माण करेगी, जिसमें कि पिस्टल, रिवॉल्वर से लेकर बड़ी कैलिबर के हथियारों का निर्माण किया जाएगा। चौथी कंपनी ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़ी सामग्री का निर्माण करेगी। दरअसल आज भी सैनिकों के कपड़े, जूते से लेकर तमाम सामग्रियां विदेश से आयात की जाती हैं, लेकिन नई कंपनी इन सब का उत्पादन देश में करेंगी। पांचवी कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड सहायक रक्षा सामग्री का निर्माण करेगी। छठी कंपनी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण का कार्य करेगी। वहीं सातवीं कंपनी ग्लायड इंडिया लिमिटेड पैराशूट का निर्माण का उनको जिम्मा दिया जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुराना स्वरूप। हालांकि अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और सरकार ऑलरेडी रक्षा प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोई भी बंदा नारेबाजी करता है तो उसके लिए एक नया कानून भी बना दिया गया है कि उसको पेनल्टी और जेल दोनों हो सकती है। आतंकवाद निरोधी अभियान में आतंकियों के साथ एनकाउंटर के दौरान जूनियर कमीशन अधिकारी यानी कि जेसीओ सहित सेना के 5 जवान शहीद हो गए। साथ ही इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की अभी भी संभावना है। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। जब तक हमारे पास ये रिपोर्ट आई थी तब तक मुठभेड़ जारी ही बताई जा रही है। इन छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद हो गए। यानी कि ये पूरा का पूरा समर्थन पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है। जिस तरीके से ये LOC पार करके भारत में घुस रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा थ्रेट है ये भारतीय लोगों के लिए जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यही वजह है कि अब भारतीय सेना को फिर से वहां पर एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक पोषित करना, यानी कि जो आतंक को पोषित करने का जिम्मा जो हम पाकिस्तान को देते हैं वो तो करता ही है, साथ ही उन लोगों को भी किया जाना चाहिए जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और इन आतंकियों को अपने यहाँ शरण देते हैं। इसकी वजह से भारतीय सेना के ऑपरेशन में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए उन लोगों को भी हिदायत देनी चाहिए कि वो आतंकियों को बिल्कुल भी शरण ना दें, बिल्कुल भी उनका सपोर्ट ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो इस तरीके से वो कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी ने कहा कि भारत को अपने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध स्वदेशी उपग्रह संचार समाधान, भौगोलिक क्षेत्र में निगरानी क्षमताओं और अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुरू होने पर आयोजित समारोह में इस बात को कहा। भारतीय अंतरिक्ष संघ एक अंतरिक्ष क्षेत्र उद्योग निकाय है जिसमें कि भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, अग्निकुल, ध्रुव स्पेस और कावा स्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। CDS जनरल विपिन रावत ने इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को देश के सशस्त्र बलों के अभियान संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और उत्पादन मुहैया कराने की दिशा में काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि शांति और संघर्ष सभी क्षेत्रों में अभियान चलाने की हमारी क्षमता के लिए अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गए हैं। जनरल रावत ने कहा कि इसरो अब नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। वहीं देश और सशस्त्र बलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी उद्योग को सहभागिता के साथ आगे बढ़ना होगा। यही नहीं, आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय उद्योग युद्ध जीतने की क्षमताओं के लिए उत्पाद और नई तकनीकों के साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत द्वारा पूरे अनुदान के तहत आम लोगों के लिए लाभ के लिए अलग अलग सेक्टर में सामुदायिक विकास परियोजना को तेजी से क्रियान्वयन करने में सक्षम होंगे। भारत तालिबान को चौतरफा घेरना चाहता है और ऐसे में भारत चाहे तजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, इनके साथ अपना अहम गठजोड़ कर रहा है ताकि अफगानिस्तान में तालिबानियों पर शिकंजा कसा जा सके। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मीनिया के साथ, इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है जो कि आने वाले समय में हमें पता चलेगा। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख एडमिरल माइकल एम गिल्डे भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच नौसेना सहयोग को बढ़ाने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए माइकल
5 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचेंगे। उनकी ये विजिट 15 अक्टूबर को खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान गिल्डे भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह के साथ मुलाकात करेंगे, साथ ही अन्य अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस बीच मालबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण 12 से 15 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में सभी 4 क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं अपनी युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। परमाणु ऊर्जा संचालित अमेरिकी विमान वाहक पोत कार्ल विंसन भी इस अभ्यास में होगा। अधिकारियों ने कहा कि इस युद्धाभ्यास में चारों नौसेनाओं की अग्रिम पंक्तियों के कई युद्धपोत और अन्य कई पोत जटिल अभ्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस रणविजय और आईएनएस सतपुड़ा और एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I का बेड़ा तैनात करेगी। तो दोस्तों ये देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।